बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन नंबर 6 है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके सुनने वाला है, जिसका नाम है सोशल इंटरेक्शन। हम सुबह से शाम तक हज़ारों लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, हज़ारों ने तो सैकड़ों से तो करते होंगे जो जॉब करते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आज हम इनके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे सोशल इंटरेक्शन होता क्या है। Social interaction refer to how individual behave and respond to one another as well as group behavior, कि हम किसी दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं जब वो हमारे से उसका आमना सामना होता है। माइक्रो सोशोलॉजी जो है वो सोशल इंटरेक्शन को स्टडी करती है। माइक्रो हमने सुबह पढ़ा था ना, माइक्रो मैक्रो और मीसो। तो जो हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते हैं उसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम उनको देख रहे होते हैं। हम उस चीज़ के, उस बंदे जो जिसके साथ हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, हम उसका कोड्स देख रहे होते हैं, हम उसकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देख रहे होते हैं। यहाँ से देखें, सोशियोलॉजिस्ट हु डेप्थ दिस स्ट्रेटजी टू आर लाइकली टू एग्जामिन द मैन सोशल नॉर्म्स आर कोड्स एज वेल एज देयर सर्वाइवल टेक्निक्स और हाउ दे एलोकेट देयर रिसोर्सेज, कि इंसान जब दूसरे के साथ मिलता है तो उसको जज कर रहा होता है दरअसल, कि उन्होंने बताया कि कैसे उसके रिलेशनशिप है उसकी दोस्तों के साथ, उसकी फैमिली के साथ और उसके दूसरे इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन है। जो द मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिंबॉलिक इंटरवेंशनिस्ट इज़ माइक्रो सोशियोलॉजी। एक MCQ बन सकता है। माइक्रो सोशियोलॉजी जो एक फील्ड है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट के लिए एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। वहाँ मतलब उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अपना काम करते हैं। सोशल इंटरेक्शन की टाइप्स देखें, ये सबसे एक काम की चीज़ है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आप जब किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ आपकी आवाज़ ही नहीं होती जो उसको सुनाई दे रही होती है, आपके और बहुत सारे जेस्चर जो होते हैं, आपकी बात, आप टोन, आपके हाथों के इशारे, आपकी आंखों के, आपके बैठने का अंदाज़, आपकी मुस्कुराहट, आपकी आंखों की मूवमेंट, ये सारी चीज़ें जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। ये आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है, मतलब जो आपके अल्फाज होते हैं वो 30% उनका असर होता है, 70% जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो आपकी नॉन वर्बल होती है। आप किसी को जो आपने कन्विंस करना होता है उसमें जो मेन एलिमेंट होता है वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। समझ आई? इंटेंशनल और अनइंटेंशनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन सोशल इंटरेक्शन रिलेशनशिप्स। एक बंदा एक बात करके, एक अच्छे अंदाज में बात करके अपना काम निकलवा सकता है। तो इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसकी हमारी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सचेंज एंड कॉपरेशन। हम जब दुनिया में रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ना सिर्फ खाने पीने की चीज़ें, पैसे का, हमारी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा होता है, और हम कोऑपरेट कर रहे होते हैं, ये हमारे साथ कोऑपरेट किया जा रहा होता है। तो देखें, द मोस्ट फंडामेंटल टाइप ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ पॉसिबली एक्सचेंज। सोशल कॉन्टैक्ट की जो सबसे फंडामेंटल टाइप है वो है एक्सचेंज, लेन देन जिसको आप बोलते हो। अकॉर्डिंग टू प्रोपोनेंट ऑफ सोशल एक्सचेंज थ्योरी, वी ऑलवेज वांट टू मैक्सिमाइज रिवॉर्ड्स एंड मिनिमाइज कॉस्ट इन आवर रिलेशनशिप विद अदर्स। ये एक MCQ बन सकता है जी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहती है कि हम हमेशा ये चाह रहे होते हैं कि हम लगाएं कम और रिवार्ड हमें ज़्यादा मिले। दिस इज़ नोन एज प्रॉफिट मोटिव। हर इंसान की कोशिश होती है कि वो प्रॉफिट मोटिव, मतलब ये कि वो हर टाइम अपने मुनाफे को जो है वो नज़र में रख रहा होता है कि अगर मैं इधर ये काम करूँ तो मुझे क्या आएगा इसके बदले में। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या है, ये दूसरा प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी को एक चीज़ देते हो तो आपके दिल में होता है कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। वो कोई गिफ्ट हो सकते हैं, प्रेज़, लव, या कोई अदर फेवर हो सकती है। जब कोई फेवर देता है तो वो बदले में वो चाह रहा होता है कि उसको भी फेवर मिले। सही है जी। ये स्टैंडर्ड्स होते हैं जी। आपने अगर दुनिया में रहना है तो आपके इनके साथ गुजारा करना पड़ता है। एवरीडे पीपल ग्रीट ईच अदर विद स्माइल्स, वेव्स एंड अदर स्मॉल फॉर्मेलिटीज़। तो इनका भी मकसद होता है, एक स्माइल देना, ये वेव करना। इसका ये मकसद ये है कि एक तो ये कि आपके ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहती है। आप जिस बंदे के साथ आप ये फॉर्मेलिटीज़ कर रहे होते हैं उसके साथ आपके बॉन्ड मजबूत रहते हैं, कोई काम पड़े तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरा इसके होता है कि जो थ्रेट्स होते हैं, हॉस्टिलिटीज़ होती हैं, सोशल स्लाइड्स या मतलब ऊंच नीच जो आ जाती हैं, वो इस रेसिप्रोसिटी की वजह से उसको भी कम किया जा सकता है।
मगर इसके एक नेगेटिव वैल्यू भी है, वो ये है कि exchange theories contend that individual societies business and government continuously record their debts and obligation। हाँ जी, एक और चीज़ जो मैं बता रहा था कि इसका जो नुकसान ये होता है कि अगर आपने किसी का भला किया है तो वो भला करेगा, अगर किसी के साथ अगर हैंकी पैंकी होगी तो बदले में उसको फिर रेडी रहना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी है वो यही कहता है कि अगर अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, अगर बुरा किसी के साथ किया तो बुरा भी उसके जो है ना उसकी आउटकम के लिए, उसकी आउटपुट के लिए रेडी रहना चाहिए इंसान को। Relationships are always altering because people are motivated to find the best cost benefit ratios while interacting with others। तो however interactionist or bond of obligation are essential form of social glue। अच्छा खैर, दूसरी ये हमने ये वाली बात कर लीजिए एक्सचेंज की। 2-3 थ्योरी हमने पढ़ी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी ये, और तीसरा भी हम पढ़ रहे हैं कोऑपरेशन। कोऑपरेशन आपको पता है कि जो आप दूसरों के साथ तावन करते हैं। कोऑपरेशन इज स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन इन विच पीपल कोऑपरेट विद वन अनदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। सही, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम एक हमारा मकसद है उसको अचीव करना, जो है ना हम एक दूसरे के साथ तावन कर रहे होते हैं। ह्यूमन सर्वाइवल जो है उसका इन्हिसार कोऑपरेशन पे है। जैसे कि देखें कि वालिदैन बच्चों के साथ कोऑपरेट करते हैं, बच्चे फिर एंड पे जाके वालिदैन के सहारा बनते हैं, मोस्टली ऐसे होता है। फेस टू फेस इंटरेक्शन में भी कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कोऑपरेशन। इसके बगैर जो है वो कम्युनिटीज़ के अंदर गुजारा बड़ा मुश्किल है। ये एक इन्होंने फिनोमेना बताया कि जापानीज़ जो है वो वी वाले कल्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आई वाला वो कम, आई सेंटर उनके अंदर कम होता है। आई सेंटर मतलब क्या है कि हर टाइम मैं वाला उनके अंदर नहीं एलिमेंट होता, वो वी के ऊपर बिलीव रखते हैं, हम के ऊपर बिलीव रखते हैं कि उनकी जो गेम्स होती हैं वो ज़्यादा उनके अंदर टीम वर्क सिखाया जाता है। तो उन्होंने बताया कि वो जो ये अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड हिकी, टीम मेंबर्स ऑलवेज डाइन एंड स्लीप टुगेदर। उनको इकट्ठा रखा जाता है, वो इकट्ठा सोते हैं एक जगह पे, तो ये कि उनके अंदर फिर कोऑपरेशन ज़्यादा होता है और उनके अंदर टीम वर्क ज़्यादा होती है, दोस्ती ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उनकी फौज की, उस टीम की। कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट, अभी एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया है। जब कंपटीशन होगा, ये कोऑपरेशन का ऑपोजिट ऐसे है ना। कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन आर सिमिलर इन द बोथ पीपल एंड ग्रुप वर्क टू अकॉम्प्लिश अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। जो कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है कि एक ही गोल होता है, लोग जो है वो फाइट कर रहे होते हैं वो अचीव करने के लिए। कंपटीशन में एक दूसरे के साथ वो मुकाबला करते हैं ताकि उस रिवॉर्ड को हासिल किया जाए जो कि इस काम के एंड पे उनको मिलेगा। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़, मैंने आपको बताया था कैपिटलिस्ट वही सरमायादार इकोनॉमीज़ जिसमें एक अमीर है उसके नीचे हज़ारों बंदे काम कर रहे हैं, उस अमीर को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, नीचे जो हैं उनको कम उससे फ़ायदा हो रहा है। अमीर से अमीरतर होता जाता है और गरीब से गरीबतर होता जाता है। कम्पिटिटिव कनेक्शंस आर हाईली प्रेवलेंट एंड प्रीमियड प्रैक्टिकली एवरी एरिया ऑफ पीपल लिव्स। फॉर इंस्टांस बिजनेस कम्पीट फॉर कस्टमर्स। क्या होता है जी, बिज़नेस जो है वो कस्टमर के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं और जो एथलीट्स होते हैं वो रिवॉर्ड्स के लिए, स्टूडेंट जो है वो अच्छे ग्रेड्स के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं, जो सियासतदान हैं वो वोटों के लिए जो है गुथम गुत्था हो रहे होते हैं। और अच्छा, तो ये होता है कि ये मुकाबला जो है वो इंसान की खसलत में शामिल है। दूसरा एक लफज़री कॉन्फ्लिक्ट होता है तजाद या एक समझ लो कि लड़ाई। कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप कम्पीट टू गेट अ कॉमनली प्राइज्ड ऑब्जेक्ट और गोल। जब एक सिर्फ गोल हो, बंदे 10 हों, उनमें से एक ही बंदे को मिलेगा तो फिर क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। जब फ़र्ज़ करो फ़ैसला एक होना है, 2 बंदे उसके अंदर जो है वो मशवरा देने वाले हैं, मशवरा एक का ही माना जाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। कॉन्फ्लिक्ट भी एक जो है ना एक रिलेशनशिप की खूबसूरती होती है। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो अगर फ़र्ज़ करो एक ही पोजीशन है और एक ही बंदा वहाँ पे इंटरव्यू देने गया है या जो है वो कंपटीशन में गेम में हिस्सा ले रहा है, तो उसका क्या मज़ा नहीं होगा उस गेम में, ठीक है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एक खूबसूरती होती है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ मोर लाइकली टू अकर व्हेन राइवल ब्रेक द लॉ एंड यूज़ एनी मीन नेसेसरी टू अचीव देयर गोल्स। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट निस्बत, देयर इज़ नो ग्रुप और रिलेशनशिप however small and intimate in which conflict does not occasionally occur। कॉन्फ्लिक्ट 2 भाइयों के दरमियान भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के दरमियान भी हो सकता है, 2 टीमों के दरमियान भी हो सकता है, 2 को वर्कर्स के दरमियान हो सकता है, 2 टीचर्स के दरमियान हो सकता है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, मगर कॉन्फ्लिक्ट की एक हद होती है। कॉन्फ्लिक्ट की
एक हद होती है, अगर वो उस हद से बढ़ जाए तो वो फिर बाद में मसला करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट एक हद तक अगर हो तो अच्छा रहता है, इससे नई जो है राहें खुलती हैं, एक नई जो है वो सोच परवान चढ़ती है। अगर सबकी सोच एक जैसी हो जाए तो दुनिया में बोरिंग वाला निज़ाम पैदा हो जाए। अच्छा, तीसरा होता है एक कॉन्सेप्ट है कोर्जन। कोर्जन होता है जबर। जबर आपको पता है जुल्म को बोलते हैं। किसी को बाय फोर्स आप जो है कोई काम करवाओ तो। कोर्जन इज अ सब्सटेंस दैट होल्ड इंडिविजुअल और ग्रुप्स टुगेदर व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू एंगेज विद वन अनदर। Coercion is a actualization of the threat of force that persons in position of authority occasionally imply to further their goal. For instance, education is required in the United States. Sorry, ये coercion जो है वो एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, आप ऐसे टाइम आता है कि वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के उनको रहना पड़ता है। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल आगे बताई है कि only a few of the coercive techniques used by people in daily encounters with each other include ridicule, gossip and silent treatment and loss of affection. आप ये ट्रिक्स इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो एक बंदे को सीधा करने के लिए आप ये वाली ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, सही है। A person or group that dominate another known as a superordinate, ये इंपॉर्टेंट है, ये लफ्ज़ है, ये जो दूसरों को डोमिनेट करता है वो कौन होता है? सुपरऑर्डिनेट होता है। और जो दूसरा जो है जिसके ऊपर ये जबर दिखाया जा रहा होता है उसको बोला जाता है सबऑर्डिनेट। ठीक है, एक देने वाला होता है और दूसरा जो है वो उस ऑर्डर को लेने वाला होता है। आर बोथ इन्वॉल्व इन कोर्जन। द बिहेवियर ऑफ वन इज कंडीशनड बाय द अदर एज हाईलाइटेड बाय जॉर्ज साइमल, हैंस वी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अदर। एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, ये एक समझ लो कि एक आगे टॉपिक 34 स्टेटस। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट का जिक्र करेंगे, स्टेटस और रोल। ओके, फलां बंदा कहता है यार इसका देख स्टेटस कितना जो है ना बड़े आला स्टेटस का बंदा है, ये जो है ना लोअर स्टेटस का बंदा है। वो क्या होता है, एक बंदे का एक माशरे के अंदर मुकाम। जैसे व्हाट्सएप पे भी एक स्टेटस होता है, उससे आप क्या पता करते हो कि इस बंदे की सोच कैसी है। तो व्हाट्सएप जो है ना एक बड़ा एक आपको कर रहा होता है कि आप एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आपकी सोच किस तरह की है। तो अपनी सोच को स्टेटस में आप जो है वो एक्सप्लेन करते हो। तो स्टेटस लगाते हुए इंसान को सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। एवरी सोसाइटी यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस, अ पोजीशन इन सोसाइटी टू शेप हाउ पीपल कंडक्ट देयर डेली लाइव्स। द वर्ड स्टेटस इज कॉमन यूजेज, यूजली रेफर टू एज प्रेस्टीज। प्रेस्टीज वही कि उसकी माशरे में कितनी इज्जत है, क्या मुकाम है उसका। It is a statement that a college president has greater status than a recently appointed assistant professor. मतलब एक ये कि कॉलेज के जो प्रेसिडेंट है उसका ज़्यादा स्टेटस है, मुकाम ज़्यादा है बनस्बत एक असिस्टेंट प्रोफेसर के। असिस्टेंट प्रोफेसर उससे लोअर रैंक है, फिर प्रोफेसर आता है, फिर आगे जाके प्रेसिडेंट आता है। तो ये कि इनका एक स्टेटस होता है, जैसे एक आर्मी चीफ का अलग स्टेटस है, एक आम सोल्जर का अलग स्टेटस है, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अलग स्टेटस है, एक आम MNA MP का अलग स्टेटस है, कम स्टेटस है। आगे 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 जी इसमें है ऑर्गेनाइजेशंस को ये वाले स्टेटस बना के रखने पड़ते हैं ताकि काम सही से चलते रहें। स्टेटस सेट क्या होता है? स्टेटस सेट देखें, वी ऑल हैव मल्टीपल स्टेटसेस एक्टिव एट वंस। एक टाइम पे आप एक टीचर होते हैं, आप एक फादर होते हैं, आप एक कंपनी के CEO होते हैं, आप एक बड़ी जो है वो प्लाजे के मालिक होते हैं। ये स्टेटसेस हैं आपके, इन सब को जब इकट्ठा कर लीजिए तो स्टेटस सेट बन जाता है। पर्सनस करंट सेट ऑफ स्टेटसेस इज रेफर टू एज देयर स्टेटस सेट। ये MCQ बन सकते हैं, आपको याद रखिएगा, ठीक है। टीनेजर गर्ल माइट बी देयर पेरेंट्स डॉटर, जैसे कहा जाता है ये पापा की बेटी है, फिर पापा की परी, सॉरी, फिर जो है वो क्या होता है कि वो भाइयों की बहन हो जाती है, फिर वो क्या होता है स्टूडेंट, कॉलेज की स्टूडेंट बन जाती है, फिर वो क्या होता है जी एक शादी हो जाती है, एक माँ बन जाती है, और ऐसे बीवी बन जाती है, और ये सारी सीन जो है वो आगे चलते रहते हैं, उसके स्टेटसेस हैं। एज पीपल एज देयर स्टेटसेस सेट्स अल्टर, अ चाइल्ड मैच्योर्स टू बिकम अ पेरेंट, अ स्टूडेंट कम्प्लीट्स देयर एजुकेशन टू बिकम अ लॉयर, और अ सिंगल पर्सन मैरिज, और वो क्या बन जाता है, एक हस्बैंड बन जाता है, वाइफ बन जाता है। ओकेजनली बीइंग सिंगल वंस मोर ड्यू टू डेथ और डिवोर्स। तो ये स्टेटस जो है वो चेंज होते रहते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो होता है जो एक बंदे को पैदाइशी तौर पर मिल जाता है।
अभी आप एक मुसलमान के घर पैदा हुए, आप मुसलमान हैं, तो आपका ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है। इसके लिए आपने ख़ुद मेहनत नहीं की। आप एक अमीर के घर पैदा हुए, आप अमीर हो, आप एस्क्राइब्ड स्टेटस है। गरीब का बच्चा गरीब के घर पैदा हुआ है, वो उसका एस्क्राइब्ड स्टेटस है। ओके, आप पंजाब में, सिंध में, जहाँ भी पैदा हुए हैं, सऊदी अरब में, ये आपकी एस्क्राइब्ड स्टेटस है। अचीव स्टेटस क्या होता है? जो बंदा उसके लिए ख़ुद मेहनत करता है। आप गोल्ड मेडल लेने के लिए मेहनत कर रहे हो, आप उसको अगर अचीव कर लेते हो तो दैट इज़ योर एस्क्राइब्ड स्टेटस। आप एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं, टीचर बनना आपका गोल था, आप उसको अचीव कर लेते हो तो ये आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस है। आप एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट होना भी एक एस्क्राइब्ड स्टेटस है, क्योंकि उसके लिए आपने ख़ुद मेहनत की है। ओके जी। आगे होता है मास्टर स्टेटस। मास्टर स्टेटस वो होता है जिसकी वजह से वो बंदा पहचाना जाता है। आपके हज़ारों स्टेटसेस हो सकते हैं, मगर जिसकी वजह से आप पहचाने जाते हैं वो आपका मास्टर स्टेटस होता है। समझ आई? तो ये जो मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ये बंदा जो है ना फ़लाँ चीज़ की वजह से मशहूर है, तो वो जो है वो आपके मास्टर स्टेटस कहलाते हैं। अच्छा, ये बाकी इसमें ये कुछ बातें हैं, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से बंदा पहचाना जाता है। जैसे कुछ जो बंदे वो बंदा वो फ़र्ज़ करो कि जैसे लोगों को नाम दे दिया जाता है, वो इवन कि वो बंदा अच्छा गोल्ड मेडलिस्ट होगा, वो एक अच्छा भाई होगा, अच्छी जो है वो पोस्ट पे होगा, मगर उसकी एक स्टेटस है वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर होना उसको लोग डॉक्टर 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 बोलेंगे। आम अल्फाज में भी वो डॉक्टर का कॉल आई थी, तो उस रोल की वजह से, उस स्टेटस की वजह से आपने उसको मास्टर स्टेटस उसका क्या रख दिया जी, कि वो डॉक्टर है। आपका मास्टर स्टेटस क्या हो सकता है? आप एक स्टूडेंट हैं। सही जी। रोल क्या होता है? क्रूशियल सोशल स्ट्रक्चर इज़ अ रोल सिस्टम। आपके एट टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल हो सकते हैं। आप एज अ फादर भी रोल अदा कर रहे होंगे, आप एज अ मदर भी रोल अदा कर रही होंगी, आप एज अ भाई भी रोल अदा कर रहे होंगे। पर्सन हैज़ अ स्टेटस एंड अ रोल टू प्ले। रोल्स उसने अदा करने होते हैं जी, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसको दुनिया के कामों के लिए उसको रोल्स हैं वो कर दिए जाते हैं कि तुम बाप हो तो तुम्हारी ये जिम्मेदारियाँ हैं, तुम माँ हो तो तुम्हारी ये जिम्मेदारियाँ हैं, आप स्टूडेंट तो आपकी ये जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये जो जिम्मेदारियाँ हैं वो रोल्स हैं आपके। दरअसल रोल सेट देखें, वही जो आपके जैसे ऊपर स्टेटस में था, आपके रोल्स को मजमूए को आप रोल सेट बोलते हैं। अच्छा, आगे रोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल स्ट्रेंथ। रोल कॉन्फ्लिक्ट कब होता है जी? जब आपको दो या दो से ज़्यादा काम करने पड़ रहे हो एट अ टाइम, और वो आपस में एक की वजह से दूसरा मुतासिर हो रहा हो। जैसे कि आपका रोल है, आप टीचर हैं, आपका रोल है पढ़ाना, और फ़र्ज़ करें आपका जो बच्चा है वो आपकी क्लास में ही है, तो एट अ टाइम आप मदर भी होंगी उस बच्चे के लिए, और एट अ टाइम टीचर भी होंगी। तो इस टाइम जो है वो अगर आप अगर सोच प्रॉपरली अपने माइंड को हाजिर नहीं रखेंगे तो आपकी बच्चे के ऊपर शायद इसका कोई नेगेटिव असर पड़ना शुरू कर दे। तो ये इस टाइप की जो सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने एग्जांपल दी है एक प्रोफेसर की, आई थिंक, रोल स्ट्रेन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रोल्स रिलेटेड टू सिंगल पोजीशन। ये रोल स्ट्रेन की डेफिनेशन। इट्स पॉसिबल दैट अ कॉलेज प्रोफेसर एंजॉय इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट। एक स्टूडेंट्स के साथ जो है प्रोफेसर जो है बात तो कर सकते हैं, एंजॉय कर सकता है, मगर जब टाइम आएगा उनको वैल्यूएशन करने का तो उसको फिर उनके साथ जो है ना कुछ डिस्टेंस रखना पड़ेगा कि एक डेकोरम मेंटेन रहे। सही हो गया जी। तो ये जो है वो थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है उस टाइम के लिए। अच्छा, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन का एक कंसेप्ट है। एकोमोडेशन ये होती है, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आप एक पाकिस्तान से फ़र्ज़ करो यूरोप में जाते हो, तो वहाँ पे जाके आपको उनके रस्म व रवाज देखने पड़ते हैं, सुनने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, क्या वहाँ पे गुजारा कर सको। होती है एकोमोडेशन। एकोमोडेट से याद कर लो ना कि आपके पास कोई मेहमान आता है, आप उसको अकोमोडेट करते हो। Adapting to cultural differences and commonalities in order to cohabit with work with others is referred to as accommodation। ये आपने इम्पोर्टेंट है, MCQ याद रखना है। अच्छा जी, ये है हमारा अकोमोडेशन। आप वहाँ पे जाके रस्म और रवाज सीख रहे हो ताकि आप वहाँ पे गुजारा कर सको। एसिमिलेशन क्या होता है? माइनॉरिटी ग्रुप को बाय फोर्स जब एक चीज़ कही जाए कि तुमने ऐसे करना है। सही। जैसे कि मुसलमान जब शुरू में जब इस्लाम आया तो मुसलमानों के ऊपर जबर होता था कि तुम छोड़ दो, अपना मज़हब छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ते थे, उनको फोर्स किया जाता था। तो ये वाला जो काम होता था इसको एसिमिलेशन बोलते हैं जी। ठीक है।
ये एसिमिलेशन होती है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिमिलेशन माइनॉरिटी ग्रुप्स लूज देयर पार्टिकुलर आइडेंटिटी टू टेक ऑन द कल्चरल नॉर्म्स ऑफ डोमिनेंट ग्रुप। तो डोमिनेंट ग्रुप की फोर्स की वजह से वो जो माइनॉरिटी होती है वो अपना वो जो उनकी अपनी रवायत होती है उनको उनसे दस्तबरदार होना पड़ता है। तो ये आपको होता है जी एसिमिलेशन, ये एक नेगेटिव चीज़ है। प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, अमेलगमेशन एंड डिफ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट है जी। द टर्म अमेलगमेशन डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग और कंबाइनिंग वेरियस एथनिक और कल्चरल ग्रुप्स टू प्रोड्यूस अ फ्रेश एंड यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी। आप बहुत सारी एथनिक जो उनकी एथनिक आपको पता नहीं लैंग्वेजेस और ये रिलीजन वगैरह सारा इसमें आ जाता है, और कल्चरल ग्रुप को इकट्ठा मर्ज कर देते हो, एक नई एक यूनिक सी एक पहचान बना देते हो, एक नया जो है एक चीज़ गढ़ देते हो, उसको आप बोलते हो एमैल्गमेशन। एक कल्चरल आइडेंटिटी नई बन जाती है फ्रेश किस्म की। ये क्या होता है जी एमैल्गमेशन। दूसरा हमारे पास होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है डिस्क्राइब हाउ कल्चरल प्रैक्टिसेस और क्वालिटीज़ मूव फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर थ्रू ट्रेड, कम्युनिकेशन और माइग्रेशन। डिफ्यूजन क्या होता है, एक जगह से कुछ खसूसियात का, कुछ चीज़ों का एक दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाना। जैसे इंग्लिश या उर्दू या अरबी, यहाँ पे कैसे ही किसी तरीके से तो आई है ना, यहाँ जो है आपकी डॉलर जो है पाकिस्तान में कैसे ट्रेड के ज़रिए कम्युनिकेशन आपने जो सीखी है, ड्रेस कोड वहाँ के इधर कैसे आ गया, ये सारा क्या है, ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन और अमेलगमेशन में आपको फ़र्क पता चल गया। डिफ्यूजन में क्या है, वो ट्रांसमिट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह में। अमेलगमेशन में क्या है, आपने उनको बना के ऐसे सैंडविच बना दिया, एक नई जो है वो कल्चरल आइडेंटिटी प्रोड्यूस होगी। इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और आई होप आपको समझ आई होगी। इंटरेस्टिंग था इसमें काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली वर्बल नॉन वर्बल चीज़ें जो हैं वो इनको अपने दिमाग में रखिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।